हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गट हेल्थ के ऊपर बात की थी। पोल्ट्री में गट हेल्थ या इंटेस्टाइन की हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और वो किन कारणों से प्रभावित होती है, जिसकी वजह से फीड डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और आंतों का इन्फेक्शन होता है और उससे बर्ड बीमार पड़ती है और डाइजेस्टिबिलिटी ना होने के कारण माइक्रोबियल हेल्थ ख़राब हो जाती है बर्ड की इंटेस्टाइन की। तो वो चीज़ हम किस तरीके से बर्ड के अंदर देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि हमारे बर्ड की जो गट हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। तो उसका तरीका ये होता है कि उसकी जो बीट होती है वो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह, उसके हेल्थ रिपोर्ट की तरह काम करती है और उसे देखकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, बीट को देखकर, कि अंदर क्या चल रहा होगा। और उसी बीट को देखकर हम उसके लिए कुछ प्रिवेंशन के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं कि जो प्रॉब्लम अंदर बर्ड के शुरू हुई है वो आगे ना बढ़े। तो बीट एक ऐसी चीज़ है जो फार्म में सबसे पहले फार्मर को दिखाई देती है, जहाँ तहाँ पड़ी रहती है पूरा लीटर के ऊपर। अगर आप गौर करेंगे तो आपको बीट नज़र आ जाएगी। तो जितना आप बीट को ऑब्ज़र्व करेंगे उतना आप पोल्ट्री की आंतों के बारे में, उसकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के बारे में पता लगा पाएंगे। तो जब हम बीट को देखते हैं तो नॉर्मल बीट कैसी होती है, और जब पेट ख़राब होने लगता है किसी वजह से तब बीट कैसे आने लगती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो दो तरीके की बीट होती हैं। एक फीकल बीट होती है जो इंटेस्टाइन से और कोलोन के ज़रिए डायरेक्ट बाहर निकलती है। एक वो बीट होती है जो सीका में जो मटेरियल जाता है, फिर वो फर्मेंटेशन होती है वहाँ पर, वहाँ से फिर वो लौट के आता है और कोलोन के ज़रिए से बाहर निकलता है, उसे सीकल ड्रॉपिंग्स कहते हैं। तो फीकल ड्रॉपिंग्स और सीकल ड्रॉपिंग्स ये दो तरीके की बीट होती हैं। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं, या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि नॉर्मल हेल्दी पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स कैसी होती हैं। जब फीड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है पेट के अंदर तो इस टाइप की बीट हमें देखने को मिलती है, जिसमें एक सफ़ेद पार्ट होता है और एक उसका ग्रीनिश पार्ट रहता है। वो दोनों अलग अलग हमें नज़र आते हैं। ये कॉम्पैक्ट होती है, बंधी हुई होती है और ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। तो ये नॉर्मल टाइप की बीट कहलाती है। इसी तरीके से जो सीकल ड्रॉपिंग्स होती हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। सीकल ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो सीका के फर्मेंटेशन के बाद आती हैं और ये पेस्ट जैसी होनी चाहिए, जैसा पेस्ट निकल के आता है जो आप टूथपेस्ट करते हैं, इस टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी रहती है। और इसका कलर जो है वो देखने में डार्क ब्राउन या ब्राउन जैसा रहता है, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो ये नॉर्मल चॉकलेटी बीट होती है। लेकिन यहाँ पर ये सीकल बीट, जो सीकल ड्रॉपिंग्स होती हैं, ये जल्दी ख़राब होना शुरू होती हैं, ये पहले ख़राब होती हैं। तो इसे ध्यान में रखना कि ये जो ड्रॉपिंग्स हैं ये लूज़ हैं या टाइट हैं, क्योंकि ये पहले ही पेस्ट जैसी होती हैं। तो ये देखना एक मतलब ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ही आता है। तो दो टाइप की ड्रॉपिंग्स होती हैं, एक फीकल ड्रॉपिंग्स और एक सीकल ड्रॉपिंग्स। तो जब हम इन्हें इवेल्युएट करते हैं तो कुछ बातों को अपने ध्यान में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, फिर हम इन्हें देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है बीट को देखने का, उसमें हम वाटर कंटेंट को मतलब देखते हैं कि इसके अंदर मॉइस्चर या गीलापन कितना है, कितना पानी बीट के अंदर आ रहा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बर्ड्स पानी को एज ए यूरिन डिस्कार्ड नहीं करती हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और नोट करने वाली है। जैसे हम लोग यूरिन पास करते हैं तो पानी जैसा हमारे बॉडी से यूरिन वेस्ट मटेरियल को लेकर निकलता है,
लेकिन बर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है। बर्ड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो यूरिन की फॉर्म में ना निकल के यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलते हैं। जो सफ़ेद जो पार्ट होता है बीट का, वो दरअसल किडनी का वेस्टेज होता है जो बीट के साथ ही निकल के आता है। तो अगर पानी का कंटेंट ज़्यादा है नॉर्मल से, तो पहले आपको नॉर्मल पता होना चाहिए जैसा भी दिखाया, लेकिन अगर ड्रॉपिंग्स गीली हैं, नॉर्मल जैसी नहीं है और उनके अंदर मॉइस्चर बढ़ रहा है, तो वो देखना होता है कि वो मॉइस्चर कितना बढ़ा है। वो थोड़ा बढ़ा है या बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है, पतली हो गई है बीट, या बिल्कुल लिक्विड जैसी आ रही है, जिसे डायरिया कहते हैं, दस्त लगना कहते हैं। इसके बाद वॉल्यूम देखा जाता है बीट का। हो सकता है पानी बहुत ज़्यादा ना बढ़ा हो, लेकिन वॉल्यूम जो है बीट का, उसकी जो मात्रा है बीट की, वो ज़्यादा बढ़ गई है। खूब सारी बीट आ रही है, जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। तो एक वो पॉइंट होता है। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, की कंसिस्टेंसी कैसी है। जैसा बताया कि नॉर्मल बीट जो होती है वो काफ़ी बंधी हुई होती है। जो फीकल ड्रॉपिंग्स आती हैं, सीकल ड्रॉपिंग्स पेस्ट जैसी होती हैं। तो अगर ये इनकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ हो रही है पेट के अंदर। जो बर्ड है उसके पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बीट ठीक नहीं आ रही है। फिर उसका कलर देखा जाता है। कलर में भी देखा जाता है कि कौन सा कलर प्रेजेंट है। नॉर्मल कलर जैसा मैंने बताया कि डार्क ग्रीनिश सा या फिर थोड़ा लाइट ग्रीन, ये सब चलता है, मतलब जो उसकी डाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ग्रीनिश टिंच उसमें रहता है, थोड़ा बहुत ब्राउनिश भी हो जाता है वो कभी। लेकिन अगर वो काली आ रही है बीट, है ना, या लाल आ रही है, येलो हो गई है बिल्कुल, तब हमें थोड़ा डाउट होता है और हम उसे चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद अगर ऑयली अपीयरेंस है, अगर ऐसा लग रहा है जैसे तेल तेल की मतलब शीन आ रही है उसकी ड्रॉपिंग्स के ऊपर, तो वो भी हमें इंडिकेट करती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है इंटेस्टाइन में। फिर अगर अनडाइजेस्टेड फीड आ रहा है बीट के अंदर, कि बाकी सब ठीक है लेकिन हमें दिख रहा है कि मक्का के दाने आ रहे हैं, या फिर और कोई चीज़ उसके अंदर नज़र आ रही है जो हमने फीड में डाली थी, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कुछ होती है। इसके अलावा एबनॉर्मल स्मेल अगर जैसी नॉर्मल स्मेल होती है, अगर उससे अलग स्मेल आ रही है, तब हम कहते हैं कि फीकल ड्रॉपिंग्स जो हैं, या सीकल ड्रॉपिंग या फीकल ड्रॉपिंग, जिसमें से भी वो स्मेल आ रही है, तब भी वो मतलब बैक्टीरियल डिस्बायोसिस का इंडिकेशन होता है, जो हमने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको। तो ये 7 तरह के पैरामीटर्स हम देखते हैं जब हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं ड्रॉपिंग्स को। बर्ड्स की ड्रॉपिंग को जब इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो ये 7 पॉइंट हम अपने ध्यान में, अपनी नज़र में रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार और यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 2 प्रोडक्ट हैं जिसका आप अभी वीडियो देखेंगे, सेप्टिमा और रेमी प्रो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे हैं लगातार। मतलब जहाँ पे भी ये जा रहा है और यूज़ हो रहा है, चाहे बड़े इंटीग्रेशन में हो, छोटे फार्मर पर हों, देसी मुर्गी पालने वालों के हों, या फिर जो भी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, सबको मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट बीट के मामले में देखने को मिल रहा है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी ख़त्म होता है और जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा होता है गट का, उसे रिस्टोर करता है ये दोनों प्रोडक्ट मिलके। तो आपके यहाँ अगर प्रॉब्लम है बीट से रिलेटेड, कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड पोल्ट्री के, FCR आपका नहीं आ रहा है या भाग जाता है, या मोर्टलिटी है इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन की वजह से, आंतें लाल हो जाती हैं, या लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप इन्हें प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। आंतों के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां और संक्रमण पोल्ट्री फार्मिंग में बड़ी बाधाएं पैदा करते हैं, खासकर जब पक्षियों को डीप लिटर सिस्टम में पाला जाता है। ऐसे में विभिन्न रोगजनक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ लिटर से, दूषित पानी और कम गुणवत्ता वाले फीड के जरिए पोल्ट्री की आंत में घुसपैठ कर जाते हैं, खासकर जब फीड में MBM और DDGS शामिल हों तो आंतों का संक्रमण और जटिल हो जाता है। इस प्रकार पक्षी की आंतों में बढ़ा हुआ
माइक्रोबियल लोड कई समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि लूज ड्रॉपिंग्स और चॉकलेटी, लाल या भूरे रंग की बीट। इसके अलावा बीट में अधपचे फीड की मौजूदगी मूल्यवान पोषक तत्वों की बर्बादी को दर्शाती है। इस स्थिति के चलते वजन कम बढ़ता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और फीड कन्वर्जन रेशियो यानी FCR बढ़ने लगता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी प्रबंधन तकनीकों को अपनाना और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले फायदेमंद सप्लीमेंट को शामिल करना जरूरी होता है। एक बेहद कारगर और आजमाई हुई सफल रणनीति में सेप्टिमा और रेमिप्रो का उपयोग करके आंतों की इन बताई गई चुनौतियों का सामना किया जाता है। सेप्टिमा आंतों में सूजन लाने वाले लोकल और सिस्टमिक इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करता है। ये लोकल इन्फेक्शन आंतों की पोषक तत्व अवशोषित करने वाली झिल्ली को मोटा कर देते हैं, जिससे पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता घट जाती है। कम स्तर के लोकल इन्फेक्शन में आमतौर पर FCR बढ़ जाता है। अगर इसे हल नहीं किया जाए तो सिस्टमिक इन्फेक्शन फैलने के कारण यह उच्च मृत्यु दर का कारण बन जाता है। लोकल और सिस्टमिक दोनों कंडीशन में सेप्टिमा का उपयोग काफ़ी कारगर रहता है। सेप्टिमा के साथ रेमिप्रो का उपयोग दोहरा लाभ प्रदान करता है। रेमिप्रो लैक्टोबैसिलस जैसे प्रोबायोटिक्स और MOS जैसे प्रीबायोटिक्स के साथ साथ विटामिन C और B10 का लाभकारी और पोषक तत्वों से भरपूर मिश्रण है। ये क्षतिग्रस्त आंतों की मरम्मत में मदद करता है। ये आंत के माइक्रोबायोटा को संतुलित करने और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा फार्म में स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ साथ पक्षियों के लिए हर समय ताज़े और स्वच्छ पानी और उच्च गुणवत्ता वाले फीड की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। ये सब करना संक्रमणों को रोकने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम होते हैं। अपने फ्लॉक की नियमित निगरानी और समय पर हस्तक्षेप करना बेहद ज़रूरी होता है। जब किसान अपने फ्लॉक के स्वास्थ्य और व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं तो वे समस्याओं को तुरंत पहचान सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं, जिससे आंत की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फार्म के लेबर को स्वच्छता और सही हैंडलिंग तकनीकों के महत्व के बारे में बताने से इन्फेक्शन के खतरों को कम किया जा सकता है। अपने फार्म पर सेप्टिमा और रेमिप्रो का इस्तेमाल करके और बताई गई प्रबंधन रणनीतियों को अपनाकर किसान अपनी पोल्ट्री के कल्याण को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही उत्पादकता में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे आर्थिक परिणाम बेहतर होते हैं और मुनाफों में वृद्धि होती है। हम पोल्ट्री किसानों को बीमारियों या अन्य कारणों से होने वाली मोर्टेलिटी और अधिक FCR से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा उच्च क्वालिटी वाला फीड प्रीमिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं लोकेशन से कि ड्रॉपिंग्स हमें दिख कहाँ रही हैं, बीट हमें दिख कहाँ रही है। तो बीट हमें पता है कहाँ से निकलती है, कहाँ से आती है। जब मुर्गी दाना खाती है तो वो दाना उसके पेट में जाता है, प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड से होता हुआ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है प्रॉपरली। जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो पीछे की तरफ निकल जाता है, जिसे हम हाइंड गट कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। वहाँ पर सीका होता है, सीका के अंदर कुछ डाइवर्ट हो जाता है और कुछ बाहर नॉर्मली निकल जाता है। तो जो सीका के अंदर डाइवर्ट हो जाता है वो भी थोड़ा फर्मेंट होके बाहर निकलता है सीकल ड्रॉपिंग की फॉर्म में। अब अगर कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है बीट की, जो फीकल मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो वो क्या करता है कि वो वेंट पे चिपक जाता है। नॉर्मली तो क्या होगा, बीट करेगी मुर्गी और चली जाएगी, उसका जो पीछे का हिस्सा होता है बिल्कुल साफ रहता है। ब्रॉयलर्स में क्योंकि पंख भी कम होते हैं पीछे की तरफ, अगर थोड़ी सी भी बीट में प्रॉब्लम आती है तो हमें वो पीछे बीट लगी हुई नज़र आती है, जैसे कि इसमें दिख रही है। आम तौर पर जो बीट देखनी होती है हमें
वो पानी के पास हम देखते हैं, जो वाटर्स होते हैं उसके पास बीट की कंसिस्टेंसी कैसी है। पानी पीते टाइम एक रिफ्लेक्स होता है, और अगर मतलब उसका जो वेंट का वॉल्व है जहाँ से बीट बाहर निकलती है वो वीक होता है, तो वो पानी पीते टाइम खुल जाता है। तो उस दौरान हमें मतलब ये देखने को मिलता है कि वाटरर के आसपास हमें बीट की असली कंसिस्टेंसी, अगर बीट ख़राब है तो वहाँ पर देखने को मिलती है। तो वाटरर के आसपास हम देखते हैं कि बीट कैसी है। वैसे ये कोई मतलब जर्नल रूल नहीं है कि मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। अगर बीट ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब बर्ड की पूरा डाइजेशन उसका फेल हुआ है, तो आपको पूरे फार्म में कहीं जहाँ तहाँ मतलब ख़राब बीट देखने को मिलेगी। लेकिन ख़ास तौर से पानी के आसपास शुरुआत में ही आपको प्रॉब्लम नज़र आ जाती है। तो एक तो बर्ड का क्लोएका चेक करना होता है, उसका वेंट वाला एरिया, पीछे का एरिया चेक करना होता है कि वहाँ पर कोई बीट तो नहीं लगी है, कोई पहले की दस्त तो नहीं लगे हैं, लूज ड्रॉपिंग्स तो नहीं है, और फिर हम पानी के आसपास उसे चेक करते हैं। तो अगर आप विजिलेंट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो आप अपने फार्म में होने वाले बदलाव को, बर्ड के अंदर होने वाले बदलाव को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और समय रहते उसे सुधार सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही काम उसे रोकने का कर सकते हैं। तो इसके लिए फीकल ड्रॉपिंग्स को देखना होता है, उसके साइज़ में देखना होता है कि चेंज तो नहीं हुआ है, बड़ी तो नहीं हो गई है, ज़्यादा तो नहीं हो गई है बीट, कंसिस्टेंसी कैसी है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वही पैरामीटर देखने होते हैं जो अभी आपको बताएं। अगर बीट बड़ी है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बड़ी है, और उसका जो मतलब स्ट्रेचर है वो लूज़ हो रहा है, मतलब बंधी हुई नहीं है, ऑयली जैसी दिख रही है, या फिर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ये पहला साइन होता है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स का। इसके लिए, इसे ध्यान से देखने के लिए आपको मैं एक टेक्निकल सलाह देता हूँ कि आप लेंस ख़रीद लीजिए, अच्छी क्वालिटी का, अमेज़न पे जाइए, एक लेंस ख़रीदिए, और उस लेंस से चेक अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर और बहुत साफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसके बाद फिर उस लेंस से जो आप फ़ोटो लें वो आप मेरे साथ शेयर करें। मैं बहुत सारे मतलब इस टाइप के वो देखता हूँ केसेस, मतलब व्हाट्सएप पर। अच्छी क्वालिटी का मोबाइल रखें, उससे पिक्चर लें और वो सेंड करें, तो वो देख के हम काफ़ी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इसके बाद सीकल ड्रॉपिंग्स को भी इसी तरीके से चेक करते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पर। और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो वाटरी तो नहीं है, उसके अंदर पानी ज़्यादा तो नहीं है, पतली तो नहीं हो गई है सीकल ड्रॉपिंग, और उसके अंदर झाग तो नहीं बन रहे हैं। झाग देखना बहुत ज़रूरी है। झाग का मतलब ये होता है कि अंदर बैक्टीरिया, गैस बनाने वाले बैक्टीरिया की तादाद बढ़ रही है, और वही सबसे बड़े कल्प्रेट होते हैं, वही चेंज कर देते हैं। मतलब जब ऑक्सीडाइज करेंगे चीज़ों को तो उनका कलर चेंज हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें सीकल ड्रॉपिंग इस वाले फ़ोटो में और जो फीकल ड्रॉपिंग है वो दोनों मिक्स होके आई हैं, जबकि ये अलग अलग आती हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। तो हेल्दी ड्रॉपिंग्स के बारे में बताया आपको कि वेल फॉर्म्ड होती हैं, और एक ऊपर वाइट कलर का यूरेट कैप उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है, जैसा पिक्चर में हो रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मतलब साउंड होती है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी होती है, बंधी हुई होती है, और इस पे कुछ कभी कभार पंख वगैरह भी चिपके हुए मिल जाते हैं। बाकी सीकल ड्रॉपिंग्स भी काफ़ी फर्म होती हैं, स्मूथ होती हैं, विस्कस होती हैं, मतलब पेस्ट जैसी होती हैं, और हल्की सी इसमें से स्मेल भी आती है सीकल ड्रॉपिंग्स में से। ये हेल्दी ड्रॉपिंग्स की बात कर रहा हूँ, और दोनों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अब जैसे ही ख़राब होनी शुरू होती है तो हमें क्या देखना होता है, ये वाली जो कंडीशन आती है ये रेड फ्लैग ड्रॉपिंग्स कहलाती हैं। मतलब यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत होनी शुरू हो गई है, अगर यहाँ पे नहीं रोका तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो फीकल ड्रॉपिंग्स होती हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, और स्ट्रक्चर इनका लूज़ होने लगता है, बंधा हुआ नहीं रहता, लूज़ होने लगता है,
और इनका अपीयरेंस थोड़ा सा ऑयली होता है, ऊपर से चिकना चिकना नज़र आता है। दरअसल ऑयल नहीं होता, हो सकता है ऑयल आप खिला ही ना रहे हो, खाली दाना खिला रहे हो। ऑयल का मतलब है म्यूकस की एक लेयर आने लगती है, बलगम जैसा ऊपर आने लगता है, और मॉइस्चर कंटेंट भी बीट का बढ़ जाता है। सीकल ड्रॉपिंग्स की कंसिस्टेंसी वाटरी हो जाती है, वो अपना पेस्टी कंसिस्टेंसी उसकी ख़त्म होने लगती है, पानी जैसा होने लगता है और फोमी हो जाता है, झाग आने लगते हैं, जैसा कि दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पर। तो ये अर्ली साइन होते हैं सीकल डिसफंक्शन के या डिसबायोसिस के। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अंदर इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रेड फ्लैग के बाद कंडीशन आती है बैड ड्रॉपिंग्स की, और यहाँ पर इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर आपने उसे नहीं संभाला तो आपका बर्ड जो है वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा और बीमारी आपके यहाँ बढ़ेगी और इकोनॉमिक लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। इन केसेस में फीकल ड्रॉपिंग्स जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वाटरी होती हैं, इनकी फर्मनेस ख़त्म हो जाती है, अनडाइजेस्टेड फीड दिखता है आपको बीट के अंदर, और कभी कभार ऑरेंज कलर का म्यूकस भी देखने को मिलता है। कई बार इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस के केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है। सीकल ड्रॉपिंग्स में के अंदर फॉर्म जो होता है, मतलब झाग बढ़ जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है और लिक्विड जैसा आने लगता है और कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, फोमी बीट भी दिख रही है झाग वाली, और लिक्विड कंसिस्टेंसी सीकल ड्रॉपिंग्स की हो जाती हैं, और जो फीकल ड्रॉपिंग्स हैं वो अपना बिल्कुल टेक्सचर लूज़ कर देती हैं, जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। म्यूकस उसके ऊपर दिखता है, नेक्रोटिक मटेरियल दिखता है जिसे जो ऑरेंज कलर का नज़र आता है ना, और ये डिसकलर हो जाती है, मतलब अपना कलर उसका नहीं रहता है। तो ये सीरियस साइन होते हैं प्रॉब्लम के, और यहाँ पर हमें ज़रूरी होता है कि हम इंटरवीन करें और अपनी बर्ड को। और कई बार क्या होता है ना, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बस उन्हें लगता है कि चलो ख़राब हो गई, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरी होता है। और ऐसी कंडीशन में, इन वाली कंडीशन में सेप्टिमा बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और कई मतलब जगह पर FCR को वो किया है, इंटेस्टाइनल हेल्थ को रिस्टोर करके, मतलब दोनों प्रोडक्ट ने, रेमिप्रो और सेप्टिमा ने। IMN पायरोफॉस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेस्पोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेन-एच एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई. कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ CRD और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है।
ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलीमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल DS द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं। फिर चौथी क्लास जो होती है वो होती है डेंजर ड्रॉपिंग्स की। यहाँ पर तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है इस कंडीशन में या इस स्टेज पर। और फीकल ड्रॉपिंग जो होती हैं वो बिल्कुल पानी की तरह, वाटरी डायरिया आता है, दस्त होते हैं पानी की तरह, अनडाइजेस्टेड फीड दिखता है, खूब सारा बलगम जैसा कंटेंट दिखेगा आपको बीट के अंदर, नेक्रोटिक मटेरियल दिखता है जो ऑरेंज कलर का नज़र आता है, और ब्लड भी आता है अगर मान लीजिए सीकल कॉक्सीडियोसिस अगर है तो। सीकल ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो काफ़ी उनके अंदर झाग होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बर्ड के अंदर से खून आ रहा है, कलर चेंज हो जाता है उसका बीट का, लिक्विड जैसी आने लगती हैं सीकल ड्रॉपिंग्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं डिजीज़ के जिसमें एबनॉर्मल ड्रॉपिंग्स या एबनॉर्मल बीट देखने को मिलती है। जैसे एडिनोवायरस का इन्फेक्शन जब होता है, जिसे हम नॉर्मली IBH कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, इसमें बिल्कुल डायरिया होने लगता है, पतली बीट आती है और कई बार अनडाइजेस्टेड फीड भी इसमें देखने को मिलता है। इसकी जो बीट होती है एडिनोवायरोसिस की, ये इन IBH में ये येलो कलर की होती है, टिपिकली येलो और ग्रीन वाला, जो एक ग्रीन और येलो के बीच का एक कलर होता है ना, ख़ास तौर से उस कलर की होती है ये। और इसमें लीवर भी जो होता है वो नेक्रोटिक हो जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। और यहाँ पर ये सजेस्ट किया जाता है, और भी साइन देखे जाते हैं, बर्ड सुस्त बैठा है या जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे कंडीशन में जो है वो IBH को टेंटेटिवली हम डायग्नोस करते हैं। एंटेरोवायरस लाइक वायरस का इन्फेक्शन भी होता है, उसमें भी येलो बीट आती है। तो मैं मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि कई सारे होते हैं, लेकिन IBH में भी ऐसा होता है। हिस्टोमोनियासिस है, पोल्ट एंट्राइटिस है, पोल्ट एंट्राइटिस मोर्टेलिटी सिंड्रोम। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है। इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में हिपासोल और वायरोकॉन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। वायरोकॉन वायरस के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके साथ हिपासोल जो है वो लिवर टॉनिक है, तो वो IBH में पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव रहता है। फिर कॉक्सीडियोसिस आता है। कॉक्सीडियोसिस जो है वो कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, वैसे तो मतलब नॉर्मली 7 स्पीशीज़ के बारे में ज़िक्र किया जाता है लिटरेचर के अंदर। इसमें से ये 3 जो हैं, आइमेरिया एसरवुलाइना, आइमेरिया मैक्सिमा और आइमेरिया टिनेला। इसमें आइमेरिया एसरवुलाइना और मैक्सिमा जो हैं, इनमें ऑरेंज ड्रॉपिंग्स देखने को मिलती हैं। बर्ड की जो है वो ऑरेंज कलर की ड्रॉपिंग, नारंगी कलर की ड्रॉपिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर टिनेला का इन्फेक्शन है तो हमें
खून भी बीट में नज़र आता है और बर्ड बिल्कुल एनीमिक हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, जैसा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। टॉक्सिसिटी में भी बीट ख़राब हो जाती है, ख़ासतौर से फिमिनोजेंस जो होते हैं उसमें जो ड्रॉपिंग्स का की कंसिस्टेंसी है और उसका स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सीवियर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्रैकिस्पायरा का इन्फेक्शन होता है जिसमें ख़ास तौर से फोमी बीट देखने को मिलती है और फोम नज़र आता है, झाग नज़र आते हैं बीट के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अली वेटरनरी विजडम द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के लिए बनाए गए पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है। ये कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके 3 भाग हैं: देसी पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स, ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स और लेयर फार्मिंग कोर्स। इनमें से आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनिंग कोर्स में हमने विस्तार से उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की है जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। इनमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। ऐप के चैट बॉक्स में आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज ही ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स डेमो देख सकते हैं। जैसा कि शुरू से ये बात हम करते आ रहे हैं कि बीट की कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसका बंधा हुआ आना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब वो ख़राब होने लगती है तो दरअसल उसका वाटर कंटेंट बढ़ने लगता है, वो लूज़ होने लगती है। तो जब वाटर कंटेंट बढ़ता है तो अगर हम किसी तरह से थोड़ा सा वाटर कंटेंट का आइडिया ले लें कि वाटर कंटेंट कितना बढ़ रहा है, तो वो हमें थोड़ा फ़ायदा उससे मिलता है ये देख के। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीट ख़राब होनी शुरू हो गई है। मतलब आइडिया ये है कि हम शुरू में ही पता लगा लें कि बीट में क्या प्रॉब्लम या बर्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो इसके लिए एक एलेंको बॉक्स करके एक टूल आता है और एलेंको बॉक्स क्या होता है कि बस एक बॉक्स जैसा होता है जिसके अंदर एक जाली लगी हुई होती है। मतलब अगर उसके ऊपर चढ़े बर्ड और बीट करे तो वो बीट जाली में से निकल के सीधी एक कागज़ के ऊपर गिरती है जो उसके एलेंको बॉक्स के नीचे रखा रहता है। उसके ऊपर फिर उस कागज़ को निकाल लेते हैं, बीट को देखते हैं। उसके ऊपर कुछ चौकोर चौकोर खाने बने होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, उस पे देखा जाता है क्योंकि जब बीट कागज़ पे गिरती है तो उसका पानी वो सोख लेती है। दरअसल वो ब्लॉटिंग पेपर होता है। तो पानी जब सोख लेता है ब्लॉटिंग पेपर तो उस मॉइस्चर का एक स्टेन बना लेता है, एक उसका दाग सा लग जाता है। तो उसे नाप लिया जाता है कि कितना बड़ा है वो। स्क्वायर से उसे देखते हैं मिलाकर कि क्या साइज़ है। तो एक पर्टिकुलर साइज़ में ये माना जाता है कि नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा वो साइज़ हो जाता है तो उसे हम एबनॉर्मल ड्रॉपिंग कहते हैं। तो ये एलेंको बॉक्स का काम होता है। अब आपके पास तो एलेंको बॉक्स होगा नहीं किसी के पास, खासकर जो मेरी वीडियो देखते हैं छोटे फार्मर। बड़े फार्मर्स को तो खैर ज़रूरत नहीं होती है, उनके पास अपने डॉक्टर्स रहते हैं उन्हें गाइड करने के लिए। तो जो छोटे फार्मर हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं उनसे मैं ये बात कहूँगा कि आप नॉर्मल अखबार या वैसा भी ब्लॉटिंग पेपर लेके अपने मतलब बर्ड को देख सकते हैं। कुछ बर्ड को ना मतलब बिछा दें ऐसे जगह जगह अखबार और वहाँ पर जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है तो जितना बड़ा वो बीट के ऊपर से जाता है, मतलब ऐसे ही माना जाता है कि एक इंच के अगर अंदर अंदर है बीट के मतलब मॉइस्चर का वो जो घेरा है तो वो नॉर्मल बीट मानी जाती है। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हम ये मानते हैं कि बीट पतली होनी शुरू हो गई है। और जब पतली होती है तब तो दिख ही जाती है फार्म के अंदर, तो उसके लिए तो इसकी ब्लॉटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है कि जब बीट पतली होनी शुरू हुई है या हो रही है तब इस बात को भी देखना चाहिए कि वाटर कंजम्पशन कितना बर्ड का है। या ऐसा तो नहीं है कि वाटर कंजम्पशन ही बढ़ गया हो किसी भी वजह से, जैसे सॉल्ट वगैरह बर्ड ज़्यादा खा रहा है या प्रोटीन आपने ज़्यादा दे दिया, गलत क्वालिटी का प्रोटीन है, एमबीएम है, तो ऐसी कंडीशन में बर्ड का वाटर इनटेक बढ़ जाता है। तो ओवर कंजम्पशन की वजह से भी कई बार बीट पतली हो जाती है और उसमें कोई
मतलब इंटेस्टाइन में हमें ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम हो ही, तो वो देखना एक बार ज़रूरी रहता है। हालांकि वाटर कंजम्पशन किसी वजह से ही बढ़े और बीट अगर लूज़ होगी तो प्रॉब्लम फार्म में आती ही है, अमोनिया बनने लगेगी और ब्लेटर गीला होने लगेगा। तो ये कंसिस्टेंसी मॉइस्चर के साथ साथ कलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ड्रॉपिंग का, कि किस कलर की ड्रॉपिंग आ रही है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बनाने की कोशिश की है। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप अगर चाहें तो पीडीएफ का लिंक मतलब वो मेरे ऐप पर है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे देख सकते हैं। कोई भी कोर्स में हर एक कोर्स में ये मिल जाएगी आपको, जो भी ऐप पर हमारे कोर्सेज़ हैं। और वो कोर्सेज़ भी आप ले सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत लोगों ने लिए हुए हैं अगर आप चाहें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो है वो ड्रॉपिंग्स की यहाँ पर बताई गई। तो सबसे पहले ऑरेंज ड्रॉपिंग्स हम देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा फार्म में कि ऑरेंज ड्रॉपिंग्स, नारंगी कलर की बीट आपको फार्म में दिख जाएगी। तो ये दरअसल नारंगी कलर की क्यों होती है? ये स्लफिंग होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की। जो इंटेस्टाइन आते हैं उनके ऊपर एक लेयर रहती है सेल्स की, कोशिकाओं की, और जब इन्फेक्शन होता है तो वो सेल्स झड़ने लगती हैं, मरने लगती हैं इन्फेक्शन के कारण, और झड़ के बीट में आती हैं। तो उसकी वजह से ये ऑरेंज कलर की बीट हो जाती है, और ऐसा अक्सर कोक्सीडियोसिस के इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, स्पाइकिंग मोर्टेलिटी सिंड्रोम होता है, इसके अंदर भी ऑरेंज कलर की पतली बीट देखने को मिलती है। और लॉस ऑफ कैरोटीन्स और वाइटामिन्स, कई वाइटामिन्स भी होते हैं जो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं मेटाबोलाइज होने के बाद, या कैरोटीन्स हैं, उनकी वजह से भी ऑरेंज बीट देखने को मिलती है। फिर येलो ड्रॉपिंग्स आती हैं, जैसे अभी बताया मैंने आईबीएच में देखने को मिलती है। इसके अलावा एवियन एंटेरोवायरस लाइक इन्फेक्शंस होते हैं, हिस्टोमोनियासिस होता है, पीईएमएस होता है, पोर्टेंट्राइटिस मोर्टेलिटी सिंड्रोम, और मेल डाइजेशन, मतलब जब बदहजमी होती है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, फर्मेंटेशन सीका के अंदर होता है, तो फोमी येलो ड्रॉपिंग देखने को मिलती है, मतलब झाग आते हैं, पीली बीट नज़र आती है। तो इन बीमारियों का ध्यान रखें जो बताइए आपको अगर आप येलो बीट देखें तो। फिर आती है कैरमल ड्रॉपिंग्स। कैरमल का मतलब है कि जैसे एल्पेनलीबे आती है ना, या टॉफ़ी जो आती है, उस कलर की बीट हमें देखने को मिलती है, और ख़ास तौर से कैरमल बीट में झाग देखने को मिलते हैं, झाग होते हैं इसमें, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो ब्रैकिस्पायरा एक स्पीशीज़ होती है बैक्टीरिया की। ब्रैकिस्पायरा के इन्फेक्शन में पर्टिकुलरली ऐसा देखने को मिलता है, मतलब झाग आते हैं, फोमी ड्रॉपिंग्स इसमें होती हैं। और कई केसेस में अर्ली स्टेजेस, कोक्सीडियोसिस की अर्ली स्टेजेस में भी ऐसा देखने को मिलता है कैरमल ड्रॉपिंग्स, या पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस होते हैं। ब्रॉयलर्स में तो पैरासाइट इतने नहीं होते, लेकिन अगर देसी मुर्गी है, फ्री रेंज वगैरह में रखी हैं, तो इस टाइप की आपको ड्रॉपिंग्स देखने को आम इसमें मिल जाती हैं। ग्रीन कलर की बीट भी हमें काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग में देखने को मिलती है, और जैसे ही ग्रीन कलर की बीट दिखती है लोग घबरा जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ये परेशान करने वाली बात हो। कई बार जब बर्ड को दाना उठा लेते हैं, किसी वजह से दाना नहीं खाता, तब भी हरी बीट आती है, लेकिन हमेशा ही इसे रानीखेत नहीं समझना चाहिए। हालांकि रानीखेत में हरी बीट देखने को मिलती है, उसकी वजह भी यही होती है कि बर्ड दाना छोड़ देता है, भूखा रहने की वजह से उसकी बीट हरी होने लगती है। लेकिन ऐसा और भी होता है, मान लीजिए एनोरेक्सिया है, नहीं उसका खाने का, किसी बीमारी की वजह से उसका दिल ही नहीं कर रहा है खाने का, है ना, ये फैट की प्रॉब्लम है, ज़्यादा रेंसिडिटी वाला एफएफए अगर ज़्यादा है फैट के अंदर तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और वो बाइल के साथ मिलके ग्रीनिश कलर पैदा करता है। या वो ग्रीन ज़्यादा खा रहा है, मान लीजिए बर्ड, उसे आपने घास डाली हुई है ना, ग्रीन फॉडर डाला हुआ है, तो इन कंडीशन में भी होता है। लेकिन कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे एक्यूट सेप्टिसिमिक डिजीज़, जो इंटेस्टाइनल सेप्सिस होता है, जिसके लिए सेप्टिमा बना है, वो पर्टिकुलरली उसमें ग्रीन बीट देखने को मिलती है। बर्ड फ्लू में, रानीखेत में स्पायरोकिटोसिस एक बीमारी होती है, बैक्टीरिया से होती है,
उसके अंदर फाउल कॉलरा के अंदर डक वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटिक मतलब लीवर की जो बीमारियां हैं उनके अंदर, और क्लोस्ट्रीडियोसिस जिसे नेक्रोटिक एंट्राइटिस कहते हैं उसके अंदर भी, ओकोलाई बैसिलोसिस में भी हमें ये ग्रीन ड्रॉपिंग्स देखने को मिलती हैं। सेप्टिमा का जो कवरिंग है, जो मतलब उसका लेबल है, वो उसे ग्रीन रखने का पर्पस यही है कि जो इंटेस्टाइनल सेप्सिस होती है उसमें ग्रीन ड्रॉपिंग्स हो जाती हैं, तो उसे फाइट करने के लिए सेप्टिमा दरअसल बनाया गया। तो हर तरीके के इन्फेक्शन को वो करता है, ये फेस करता है, उसका मुकाबला करता है, और इस तरीके से ये इंटेस्टाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फिर ब्लडी रेड ड्रॉपिंग्स आती हैं, बिल्कुल लाल बीट हमें देखने को मिलती है। तो जब भी लाल बीट देखने को मिलेगी तो सबसे पहले इंसान यही कहता है फार्मर की इसमें कॉक्सीडियोसिस हो गया, और जाहिर सी बात है जब आइमेरिया टिनेला का इन्फेक्शन होता है तो लाल बीट या खून बीट में आता ही है। लेकिन इसके अलावा और भी दिक्कतें होती हैं, और भी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें लाल बीट देखने को मिलती है, जैसे एक्यूट हेमोरेजिक एंट्राइटिस होता है, ये वायरल बीमारी है, और टर्की हेमोरेजिक एंट्राइटिस और साइड एडिनोवायरस से होता है, ये भी IBH ग्रुप का ही वायरस है। और हेमोरेजिक नेफ्राइटिस एंट्राइटिस ऑफ गीज, ये तो गीज में होती है बीमारी, लेकिन इसके अलावा पैरासाइट्स और आंतों में जख्म हो जाते हैं, ये कैनिबलिज्म की वजह से भी बीट में खून देखने को मिल सकता है। फिर ग्रे ड्रॉपिंग्स भी देखने को मिलती हैं, ग्रे कलर की बीट, बिल्कुल सलेटी रंग की बीट होती है। इसका कोई ख़ास वो नहीं होता, लेकिन मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, ठीक से जो दाना बर्ड खा रहा है, वो पचा रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। उसकी कई सारी वजहें, मान लीजिए कॉक्सीडियोसिस ठीक हुआ है तो इंटेस्टाइन की सेल्स टूटी हुई होती हैं, इंटेस्टाइन डैमेज होती है तो वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उस कंडीशन में ग्रे ड्रॉपिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। या यूरेट्स और बाइल आपस में मिल जाते हैं। कच्ची सोयाबीन आपने फीड में डाल दी, अगर बहुत से लोग पूछते हैं कि सोयाबीन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोया DOC इस्तेमाल होती है फीड में, लेकिन अगर सोयाबीन की कच्ची सोयाबीन आपने डाल दी तो वो भी ग्रे कलर की बीट उससे देखने को मिलती है। फिर अनडाइजेस्टेड फीड दिखता है बीट के अंदर, मतलब जो अध पचा दाना होता है, मक्का वगैरह, वो सब आपको फीड बीट के अंदर दिखने लगेगा। ये यही इंडिकेट करता है कि फीड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एंजाइम ठीक से प्रॉपर नहीं आए, है ना, नहीं निकाल पाई बर्ड इन्फेक्शन की वजह से, या फिर जो दाना दिया वो बहुत तेज़ी से आंतों से गुजर गया, उसे पचने का टाइम ही नहीं मिला इन्फेक्शंस की वजह से, है ना। माइक्रोबायोटा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्बायोसिस में नहीं डाइजेस्ट हो पाता, पार्टिकल साइज़ ठीक नहीं है, या टॉक्सिसिटी है, तो इन सब केसेस में हमें अनडाइजेस्टेड फीड देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे अपने बर्ड की ड्रॉपिंग्स को, बीट को फार्म के अंदर प्रॉपर तरीके से उसे सीखेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे अपना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा, और आप अपने फार्म में होने वाले नुकसानों को भी कम कर सकते हैं। बाकी यह है कि सिर्फ बीट को देख के ही आप हर चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और चीज़ों को भी देखना पड़ता है, जैसे कि और फैक्टर्स क्या हैं, वेदर कैसा है, लिटर क्वालिटी कैसी है, फीड कैसा है, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, सैनिटाइज़र कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि लोग मतलब ई कोलाई से इतना डरे हुए रहते हैं कि बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र पानी में इस्तेमाल करते हैं। वो सैनिटाइज़र पानी के अंदर ई कोलाई को तो मारता ही है, अंदर जाके जो गट के हेल्दी माइक्रोबायोटा होती है उसे भी ख़त्म कर देता है। तो बर्ड की बीट पूरे उसमें बिगड़ी रहती है, और सैनिटाइज़र की वजह से FCR ख़राब हो जाता है। तो ऐसा सैनिटाइज़र होना चाहिए जो पानी में तो काम करे, गट में काम ना करे, मतलब या गट में, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि ये अच्छा बैक्टीरिया है, बुरा बैक्टीरिया है, तो वो सबको मार देता है। तो इसके अलावा वाटर कंटेंट देखें आप बीट का, और वाटर कंजम्पशन देखें, बर्ड को ऑब्ज़र्व करते रहें।